फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हमने एनसीईआरटी के पेज नंबर 208 तक कवर कर लिया था। पार्ट 2 में हम एनसीईआरटी पेज नंबर 209 वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस से बात करेंगे। एनसीईआरटी को फॉलो कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप अभी उसे जाके देख सकते हैं। फॉलो कीजिएगा। यू वुड ऑफ कोर्स आंसर इन द ग्रीन लीफ और इन द क्लोरोप्लास्ट। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है तो एक सिंपल सा सवाल आता है कि ग्रीन लीव्स या फिर मोर स्पेसिफिक इन क्लोरोप्लास्ट। बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव read in chapter 8, you are definitely right. Photosynthesis does take place in green leaves of plant, but it does so also in other green parts of plant. Can you name some other parts where you think photosynthesis may occur? तो अगर आप लोग बताइए कि आप लोग जानते हैं, तो अगर अदर पार्ट की कुछ बात करें जहाँ फोटोसिंथेसिस होता है, तो जो ग्रीन सेपल्स होता है, ग्रीन सेपल्स, या फिर जो हर्बेशियस प्लांट होता है, या फिर जो स्टेम्स होते हैं, ग्रीन स्टेम्स, या फिर जो अनराइप ग्रीन फ्रूट्स हुए, जैसे कि चिली, टोमेटो, ये सब भी कुछ अलग पार्ट्स हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस लीव्स के अलावा होता है। यू वुड रिकलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस यूनिट दैट मेसोफिल सेल्स इन द लीव्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। आपके स्क्रीन पे एक आपको पिक्चर दिख रही है जिसमें मेसोफिल सेल्स दिखाया है, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी दिखाया है। यूजुअली द क्लोरोप्लास्ट अलाइंग देमसेल्फ अलोंग द वॉल ऑफ मेसोफिल सेल्स सच दैट they get optimum quantity of incident light। अब एक एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछ रहा है, उसमें उन्होंने बोलते हैं कि when do you think the chloroplast will be aligned with their flat surface parallel to the walls? When would they be perpendicular to the incident light? तो देखिए, तो मतलब जैसे कि है जो कि क्लोरोप्लास्ट होता है वो मेसोफिल सेल्स के बाउंड्री पे, मेसोफिल सेल्स के बाउंड्री पे अलाइन होता है इस तरह से कि उसको ऑप्टिमम लाइट मिले। अब ये जो अरेंजमेंट होता है वो देखिए, जैसे कि अगर लाइट कंडीशन जो हुई वो हुई, हाई इंटेंसिटी की, तो जो जैसे एक बार ये मान लीजिए, ये अपना मेसोफिल सेल्स हुआ, ओके, ये इसमें क्लोरोप्लास्ट अरेंज्ड हुए। अब जब लाइट हाई रहेगी, हाई लाइट इंटेंसिटी रहेगी, तो लाइट अगर इस तरफ से आ रहा है, इस तरफ से लाइट इंसिडेंट हो रहा है, तो क्लोरोप्लास्ट आप हमारा ऐसे अरेंज्ड होगा। इसको कहते हैं पैरेलल। ये इधर से लाइट आ रही है और यहाँ अरेंज्ड है, तो ये हो गया पैरेलल टू इंसिडेंट लाइट। या इसको और जब ऐसा ये पैरेलल रहता है अरेंजमेंट, तो इस कंडीशन को अपन कहते हैं पैरास्ट्रॉफ। एक अब दूसरा कंडीशन देखिए, दूसरा कंडीशन ये है कि जब लाइट की इंटेंसिटी लो हो, लो लाइट इंटेंसिटी, जब लो लाइट इंटेंसिटी होगा तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये मेसोफिल सेल्स पे ऐसे अलाइन हो जाता है, और लाइट यहाँ से आ रही है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट लाइट, परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट लाइट। इस कंडीशन को अपन बोलेंगे एपिस्ट्रोफ। पहला हो गया पैरास्ट्रॉफ, ये हो गया एपिस्ट्रॉफ। और अब तीसरी देखिए, तीसरी होती है एक मॉड्यूरेट लाइट इंटेंसिटी। जब मॉड्यूरेट लाइट इंटेंसिटी होता है तो जो क्लोरोप्लास्ट अपना होता है वो हर जगह स्कैटर्ड रहता है, और लाइट ये ऊपर से ऐसे आती है, और इस कंडीशन को अपन बोलते हैं एपोस्ट्रॉफ। तो ये तीन तरह का अलाइनमेंट हो गया। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी इसने दे रखा है,
तो हो सकते हैं कभी ये आ जाए एग्जाम में। यू हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन चैप्टर 8। Within the chloroplast, there is a membranous system consisting of grana, the stroma lamellae, and the matrix stroma. There is a clear division of labor within the chloroplast. जो अपना क्लोरोप्लास्ट है, जो अपना क्लोरोप्लास्ट है, ये इसमें ये डिवाइडेड है। एक हो गया इसमें मेम्ब्रेनस सिस्टम, और दूसरा हो गया इसमें फ्लूइडिक पार्ट। मेम्ब्रेनस सिस्टम में आता है ग्रैना और लैमेले, और फ्लूइडिक पार्ट में आता है स्ट्रोमा। यहाँ पे होता है लाइट रिएक्शन, एटीपी का फॉर्मेशन, NADPH और O2। इसको अपन फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें होता है डार्क रिएक्शन, या फिर इसको कार्बन रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें CO2 चेंजेज इनटू कार्बोहाइड्रेट। अब ये जो सो क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर इसलिए बोल रहा है क्योंकि अलग अलग पार्ट का अलग अलग फंक्शन है। ये दोनों आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही पार्ट हर काम कर रहा है। इसलिए इसमें कहा गया है कि सो क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर। अब आइए आगे पढ़ते हैं। The membrane system is responsible for trapping of light energy, and is also for synthesis of ATP and NADPH. In stroma, enzymatic reaction synthesize carbohydrates, which is turned from starch. The former set of reactions, since they are directly driven, are called light. The former मतलब ये वाला रिएक्शन लाइट रिएक्शन कहते हैं, since they are directly driven from light. The latter are not directly driven but are dependent on products of light reaction. अभी ये जो दूसरा पार्ट है वो सीधा लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन ये जो ATP और NADPH बन रहा है इसका यूज करके ये रिएक्शन होता है। इसलिए hence to distinguish the latter they are by कन्वेंशन नोन एज डार्क रिएक्शन या फिर कार्बन रिएक्शन। जैसा मैंने ऑलरेडी बोला कार्बन रिएक्शन से बोलते हैं। However, this should not be considered to mean that they occur in darkness or they are not light dependent. सिर्फ डिस्टिंग्विश करने के लिए लाइट और डार्क रिएक्शन दे दिया है, पर अब ऐसा थोड़ी होगा कि ये रिएक्शन हो ही नहीं और सीधा ये हो जाए, कि मतलब ये पहला पार्ट लाइट रिएक्शन ना हो सीधा ये हो जाए। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि ये एकदम साफ लाइट पे डिपेंडेंट ही नहीं है, लेकिन बस डिस्टिंग्विश करने के लिए नेम ये राम ये शाम इस टाइप से लाइट और डार्क रिएक्शन का हुआ है। अब आ जाइए पेज नंबर 210, NCERT पेज 210। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स आर involved in photosynthesis? How many types of pigments are involved in photosynthesis? So, looking at plants, have you ever wondered why and how there are so many shades of green in their leaves, even in the same plant? We can look for the answer to this question by trying to separate the leaf pigments of any green plant through paper chromatography. A chromatographic separation of leaf pigments shows that the color that we see in leaves is not due to single pigment but due to 4 pigments. Chlorophyll A bright or blue green in the chromatogram, chlorophyll B yellow green, xanthophyll yellow and carotenoids yellow to yellow orange. तो आपके स्क्रीन पे एक क्रोमेटोग्राफिक से पिगमेंट कैसे सेपरेशन होता है उसका पिक्चर दिखाई दे रहा है। तो और हम इसमें NCERT ये कहती है कि
जो भी सेपरेशन है, जो भी लीफ की कलर आती है, वो किसी एक पर्टिकुलर पिगमेंट के कारण नहीं आती है, उसमें बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, पर मेनली एनसीईआरटी 4 पिगमेंट के बारे में बोलती है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। इन सब का अपना एक स्पेसिफिक कलर्स है। किस पिगमेंट का कौन सा कलर है ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके इसके आगे है, पिगमेंट्स आर सब्सटेंस दैट हैव एन एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट एट ए स्पेसिफिक वेवलेंथ। मतलब हर पिगमेंट्स का अपना अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कोई 600 पे करेगा, 600 नैनोमीटर पे लाइट एब्जॉर्ब करेगा, कोई 630 पे करेगा। ठीक है, फिर कैन यू गेस विच इज द मोस्ट एबंडेंट प्लांट पिगमेंट इन द वर्ल्ड? हाँ, इट्स क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए इज द यूनिवर्सल एंड मोस्ट एबंडेंट पिगमेंट इन प्लांट वर्ल्ड। Let us study the graph showing the ability of chlorophyll A pigment to absorb light of different wavelength. Of course, you are familiar with the wavelength of visible spectrum of light as well as the Vibgyor. तो जो अपना लेफ्ट साइड में 3 ग्राफ दे रखा है, उसमें जो सबसे पहला ग्राफ है उसके वाई एक्सिस पे है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट, और उसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स तीनों का बात बता रहा है। जो ब्लू कलर से पिगमेंट मार्क्ड है वो है क्लोरोफिल ए, ग्रीन कलर से क्लोरोफिल बी और येलो से है कैरोटीनॉइड्स। आगे एनसीईआरटी एक क्वेश्चन पूछती है, फ्रॉम द फिगर 13.3a कैन यू डिटरमाइन द वेवलेंथ एट विच क्लोरोफिल ए शोज द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। मतलब ये पूछ रही है कि क्या आप ग्राफ को देख के ये बता सकते हैं कि कितने वेवलेंथ पे क्लोरोफिल ए सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है। तो जो 13.a ग्राफ है उसके एक्स एक्सिस पे कोई डिमार्केशन नहीं है, लेकिन 13.3c ग्राफ में एक्स एक्सिस पे अपने को डिमार्केशन दिख रहा है 400, 500, 600, 700। तो अगर इससे और उसमें कंपेयर कर लें तो जो 13.3a में ब्लू कलर का अपना शो कर रहा है उसमें 400 से जस्ट आगे। तो ये जो क्वेश्चन है कि वेवलेंथ एट विच क्लोरोफिल ए शोज द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, इसका आंसर होगा 430 नैनोमीटर। ओके, डज इट शोज अनदर एब्जॉर्प्शन पीक एट एनी अदर वेवलेंथ? इफ यस विच इज, हाँ, तो आप 13.3a में ही देखिए, 13.3a में ही जो ब्लू कलर का है एक बार शुरू में ही पीक कर रहा है और एक बार बाद में 650 नैनोमीटर पे भी वो पीक शो कर रहा है। तो पहले का आंसर हो गया 430 नैनोमीटर और दूसरे का हो गया 650 नैनोमीटर। अब आगे, नाउ लुक एट फिगर 13.3b showing the wavelength at which maximum photosynthesis occur in plants. तो ये कह रहा है कि wavelength at which maximum photosynthesis occur in a plants. Can you see that wavelength at which there is maximum absorption by chlorophyll A, that is in the blue and red region, also shows higher rate of photosynthesis. तो 13.3a ग्राफ में जिस रीजन में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है वेवलेंथ का, चाहे वो क्लोरोफिल ए हो चाहे क्लोरोफिल बी हो, उसके नीचे 13.3b ग्राफ में उसी पोजीशन में जो कि रेड और ब्लू एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ का रीजन है, उसी में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है। और सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है, इसको मेज़र करने का तरीका यही है कि सबसे ज़्यादा O2 रिलीज हो रहा है। इसलिए आप वाई एक्सिस पे देखेंगे मेजर्ड बाय O2 रिलीज लिखा हुआ है। ठीक है, हेंस वी कंक्लूड दैट क्लोरोफिल ए इज द चीफ पिगमेंट एसोसिएटेड विद फोटोसिंथेसिस। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो क्लोरोफिल ए है दैट इज द मेन पिगमेंट, क्योंकि जहाँ पे सबसे ज़्यादा वो पिगमेंट एब्जॉर्ब हो रहा है जिस वेवलेंथ पे, उसी इंटेंसिटी पे सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है। By looking at figure 13.3c, can you say that there is complete one-to-one overlap between absorption spectrum of chlorophyll A and the action spectrum of photosynthesis B? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपको आंसर आता है इसका? तो प्लीज़ बताइए। By looking at figure 13.3c, can you say that there is a complete one-to-one overlap between absorption spectrum of chlorophyll A and the action spectrum of photosynthesis? तो इसका आंसर है नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। क्योंकि आप ठीक से देखिए कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और जो एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोरोफिल ए का ग्राफ है वो एकदम एक जैसा नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि और भी बहुत सारे एसेसरीज पिगमेंट हैं, जैसे क्लोरोफिल बी हैं, कैरोटीनॉइड्स हैं,
क्लोरोफिल सी होते हैं और भी बहुत सारे हैं, वो सब भी कुछ ना कुछ लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। इसलिए 13.3 सी में हम देख रहे हैं कि जहाँ पे क्लोरोफिल ए एकदम कम हो गया है, जहाँ पे वहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है। जहाँ पे क्लोरोफिल ए सबसे कम लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, वहाँ मतलब वो एक तरह से एक्टिव नहीं है, वहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो इसका एक्टिविटी है क्लोरोफिल ए का और जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो एकदम ओवरलैप करता है। नहीं, हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। अब आ जाइए पेज नंबर 211 पे। These graph together shows that most of the photosynthesis take place in blue and red region of spectrum. Some photosynthesis does take place in the other wavelength of visible spectrum. Let us see how this happens. Though chlorophyll is a major pigment responsible for trapping light, other thylakoids pigments like chlorophyll B, xanthophyll, carotenoids, which are called accessory pigments, also absorb light and transfer the energy to chlorophyll A. अब जो अगला लाइन है, indeed they not only enable a wider range of wavelength of incoming light to be utilized for photosynthesis but also protect chlorophyll A from photooxidation. मतलब जो एसेसरी पिगमेंट्स होता है उसका दो रोल हो गया। एक तो मतलब सिर्फ क्लोरोफिल ए के एब्जॉर्प्शन के पीक तक फोटोसिंथेसिस को लिमिट नहीं करता है, प्लस दूसरा जो रिएक्शन सेंटर है, इसको क्लोरोफिल ए है, हम आगे पढ़ेंगे रिएक्शन सेंटर और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में, उसको भी जो अनवांटेड हार्मफुल रेडिएशंस फ्रॉम सन आता है उससे बचाता है। अब अपन कुछ पिगमेंट से रिलेटेड एक्स्ट्रा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो कि एनसीईआरटी से बाहर किया है एक्स्ट्रा। तो सबसे पहले इसमें यह हो जाता है कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पीएस पिगमेंट जो होता है ये आपको तीन टाइप का, क्लोरोफिल हो गया, कैरोटेनॉइड्स हो गया, फाइकोबिलेंस हो गया। क्लोरोफिल के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी ले लेते हैं। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है, सबको पता है। सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्यूबल होता है। उसके बाद एक छोटा सा रिएक्शन है कि बनता कैसे, तो सक्सिनाइल को एंजाइम ए प्लस ग्लाइसिन, पहले ये बनाता है प्रोटोक्लोरोफिल, फिर ये लाइट और आयरन के प्रेजेंस में क्लोरोफिल बनाता है। ये एक सिंपल सा रिएक्शन हो गया। ये सारी चीज़ हम एक्स्ट्रा में देख रहे हैं जो कि एनसीईआरटी से बाहर किया है, आप लोग बस एक समझने के लिए, क्योंकि जो आप लोग टेस्ट सीरीज देंगे या कहीं भी वहाँ पे हो सकता है ये सबसे क्वेश्चन आए, या आपको किसी भी मॉड्यूल पैकेज में भी ये सब चीज़ मिल सकता है। अब जो स्ट्रक्चर होता है क्लोरोफिल का, जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम टैडपोल लाइक कहते हैं, जिसमें कि होता है स्ट्रक्चर में होता है क्लोरोफिल का दो, एक होता है हेड हो गया, हेड हो गया, एक हो गया टेल हो गया। टेल होता है फाइटोल टेल, ये हो गया हाइड्रोफोबिक मीन्स इसको वाटर पसंद नहीं आता, हाइड्रोफोबिक मतलब। और जो हेड होता है ये होता है हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग, हाइड्रोफिलिंग वाटर लविंग। और एक सिंपल सा स्ट्रक्चर अगर देखें क्लोरोफिल का, तो बीच में एक मैग्नीशियम का सेंटर होता है, ये चार तरफ नाइट्रोजन होता है, ये हो गया रिंग नंबर 2, ये हो गया रिंग नंबर 3, ये हो गया रिंग नंबर 1, यहाँ पे भी एक नाइट्रोजन, यहाँ भी एक नाइट्रोजन होगा, ये हो गया रिंग नंबर 4। ठीक है, तो ये पूरा हो गया हेड, ये पूरा हो गया पोरफायरिन हेड रीजन। अब इसके साथ
इस पोर्शन से ऐसे, ये हो गया टेल, टेल टेल हो गया ये। तो ये पूरा एक तरह से हमारा फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर हो गया। अब जो अपना क्लोरोफिल होता है, ये दो टाइप का हम लोग को सिलेबस में है, एक बार देख लीजिए। ये सब एक्स्ट्रा चल रहा है, ये सब एनसीईआरटी में नहीं है। क्लोरोफिल ए, दूसरा हो गया क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए होता है प्रेजेंट इन ऑल ऑक्सीजेनिक ऑर्गेनिज्म, प्रेजेंट इन ऑल ऑक्सीजेनिक ऑर्गेनिज्म मतलब कि यूनिवर्सल पिगमेंट हो गया, हर में प्रेजेंट है। यूनिवर्सल हो गया, मोस्ट अबेंडेंट होता है, मोस्ट अबेंडेंट ये पहले भी बताया है मैंने, मोस्ट अबेंडेंट होता है ये। तो और इसका एक फार्मूला होता है C55H72O5N4Mg, ये हो गया इसका फार्मूला। और जो क्लोरोफिल बी है वो प्रेजेंट इन यूग्लिना, ग्रीन एल्गा, अगर मेरे से कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, एल्गा और हायर प्लांट्स, हायर प्लांट्स। ये हो गया एसेसरीज पिगमेंट, एसेसरी पिगमेंट हो गया ये। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C55H70O6N4Mg। C55 H70, H72, H यहाँ पे दो ज़्यादा, यहाँ दो कम। अब H यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ ऑक्सीजन 5 ही है, H यहाँ कम हुआ तो यहाँ ऑक्सीजन 6 हो गया। सिर्फ ये दो है पॉइंट ऑफ डिफरेंस, बाकी दोनों में फॉर्मूला सेम है, सिर्फ पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है N4Mg C55 दोनों में सेम है। तो जो क्लोरोफिल ए है H ज़्यादा O कम, क्लोरोफिल बी है H कम O ज़्यादा। सिर्फ एक आप इसका याद रखना, H ज़्यादा O कम, H ज़्यादा O कम, H कम O ज़्यादा, ठीक है। और एक और पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि कंटेन CH3 प्रेजेंट होता है थर्ड कार्बन ऑफ सेकेंड पायरोल रिंग, और इसमें होता है CHO एट थर्ड कार्बन ऑफ सेकेंड पायरोल रिंग। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने अभी बनाया था क्लोरोफिल का, इसमें आप देखिए ये है सेकेंड पायरोल रिंग, ठीक है ना। इसके थर्ड कार्बन के पोजीशन पे अगर क्लोरोफिल ए है तो वहां पे मिथाइल ग्रुप CH3 प्रेजेंट होगा। थर्ड कार्बन सेकेंड पायरोल रिंग के थर्ड कार्बन पे CH3 प्रेजेंट होगा। अगर क्लोरोफिल बी है तो सेकेंड पायरोल रिंग के थर्ड कार्बन पे CHO ग्रुप होगा, सेकेंड पायरोल रिंग के। तो दो डिफरेंस मेनली हमें याद रखना है। क्लोरोफिल ए में H ज़्यादा O कम, मिथाइल H ज़्यादा O कम और मिथाइल एट सेकेंड पायरोल रिंग थर्ड कार्बन, CHO एट थर्ड कार्बन सेकेंड पायरोल रिंग। ये दो आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं, बाकी ये सब एनसीईआरटी में नहीं है, ये मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा के लिए बता रहा था। अब पेज 211 पे नई हेडिंग एनसीईआरटी की, व्हाट इज लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन और फोटोकेमिकल फेज पहले भी मैंने अभी जस्ट बताया है कि थैलाक्वाइड्स के जो मेम्ब्रेनस पार्ट है स्ट्रोमा, लैमेले और ग्राना, उसमें अपना लाइट रिएक्शन या फोटोकेमिकल फेज होता है। तो वहीं पे ये बात है, लाइट रिएक्शन और फोटोकेमिकल फेज इंक्लूड, इसमें क्या होता है, इंक्लूड लाइट एब्जॉर्प्शन। तो जो लाइट रिएक्शन है उसमें देखिए, उसमें होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, फिर होगा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, थर्ड O2 रिलीज, फोर्थ सिंथेसिस ऑफ
एनर्जी हाई एनर्जी केमिकल intermediates like ATP and NADPH सिंथेसिस ऑफ ये चार मेन प्रोसेस लाइट रिएक्शन में होता है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो गया, O2 रिलीज हो गया, सिंथेसिस ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, ये आगे डायरेक्ट रिएक्शन में यूज होता है। अब एनसीईआरटी में ध्यान दीजिए, सेवरल प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। हमारा जो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट है ये लेता है टेक प्लेस ऑन मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाक्वाइड। एनसीईआरटी की एक लाइन है, द पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड, several protein complexes are involved in the process. The pigments are organized into two discrete photochemical light harvesting complexes LHC within the photosystem 1 and photosystem 2। तो ये जो थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन है यहाँ पे hundreds of pigments मतलब 250 to 400 मॉलिक्यूल्स। बहुत बार आपके टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन आता है कि एक प्रोटीन से कितने पिगमेंट्स बाउंड हैं। तो एक प्रोटीन से 250 से 400 पिगमेंट, जो ये बोल रहा है सेवरल प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्वेड। तो ऐसे बहुत सारे प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं और एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस से 250 से 400 मॉलिक्यूल्स ऑफ पिगमेंट्स बाउंड रहते हैं। और जो ये ईच ग्रुप ऑफ पिगमेंट इज कॉल्ड फोटोसिस्टम और पिगमेंट सिस्टम और क्वांटासोम। फोटोसिस्टम जो यही है, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 और लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स, ठीक है ना। ये है hundreds ऑफ पिगमेंट्स, 250 से 400 मॉलिक्यूल इज बाउंड टू सिंगल प्रोटीन। ऐसे बहुत सारे प्रोटीन रहते हैं, उतना डिटेल में हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है। अपन उसमें से सिर्फ फोटो सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। फोटो सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फोटो सिस्टम 1 जिसे अपन लिख लेते हैं फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। और फोटो सिस्टम कंसिस्ट ऑफ दो पार्ट में कंसिस्ट करता है। एक होता है रिएक्शन सेंटर और LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो फोटो सिस्टम ये दो पार्ट का बना हुआ होता है और अपने को दो फोटो सिस्टम के बारे में पढ़ना है, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। तो अब जैसा कि मैंने बताया हर एक फोटो सिस्टम ये दो पार्ट का बना होता है। तो फोटो सिस्टम 1 भी बना हुआ होगा LHC का और रिएक्शन सेंटर 1 का, और फोटो सिस्टम 2 भी बना होगा LHC का और रिएक्शन सेंटर 2 का। तो जो ये LHC है ये फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2 या और भी जो हो वो सब में सेम रहता है। डिफरेंस कहाँ आता है? रिएक्शन सेंटर 1 और रिएक्शन सेंटर में। तो और हम ये देखेंगे कि जो ये फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 है ये इसका नोमेनक्लेचर हुआ उसके डिस्कवरी पे बेसिस पे। जैसे पहले फोटो सिस्टम 1 आया तो उसका नाम 1 आया, बाद में 2 आया तो 2 आया, हो सकता है और कोई होगा तो उसका नाम 3 होगा। अपने सिलेबस में सिर्फ ये दो है, ये दो फर्दर डिवाइडेड रिएक्शन सेंटर 1 LHC रिएक्शन सेंटर 2। जो LHC होता है ये दोनों का सेम कॉम्पोजिशन का होता है दोनों में अलग अलग लेकिन कॉम्पोजिशन सेम होता है, इसलिए अपन ऐसे एक बार पढ़ रहे हैं। तो जो फोटो सिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर है ये है क्लोरोफिल ए का बना हुआ और ये एक्टिवेट होता है। मतलब ये है कि रिएक्शन सेंटर, लास्ट लाइन है, इन PS1 द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए हैज़ एन एब्जॉर्प्शन पीक 700 नैनोमीटर। मतलब 700 नैनोमीटर का इसका एब्जॉर्प्शन पीक है। मतलब ये जब 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट इसको मिलेगी तब ये एक्टिवेट होगा, तब ये अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा, इसलिए इसको नाम अपन P700 भी बोलते हैं। जो रिएक्शन सेंटर 2 है, जो अपना रिएक्शन सेंटर 2 है ये बना हुआ है सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है,
लेकिन इसका जो एक्साइटेशन पीक है वो है 680 नैनोमीटर पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है ये, इसलिए इसको अपन P680 भी कहते हैं। अब जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है इसमें सारे एसेसरीज पिगमेंट होते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल बी ले लो, या फिर कैरोटीन ले लो, या फिर ज़ैंथोफिल ले लो। अब ये जो एसेसरी पिगमेंट होते हैं इसका दो रोल होता है, ये मैंने पहले भी बताया है। एक तो ये फोटोसिस्ट रिएक्शन सेंटर का एरिया बढ़ाता है कि मतलब अगर सिर्फ ऐसे रहेगा तो सिर्फ तब 700 और 680 मिलेगा तभी काम करेगा, लेकिन ये दोनों का वर्क एरिया बढ़ाता है कि हाँ अगर इस दोनों के बीच में इधर उधर भी कोई वेवलेंथ हो तो ये दोनों काम करे। और एक दूसरा काम होता है कि ये फोटो ऑक्सीडेशन से बचाता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। अब आइए एनसीईआरटी की लाइन पढ़ते हैं। These named are in the sequence of their discovery. PS1, PS2 is a name in the sequence of their discovery, not on किस सीक्वेंस में वो काम कर रहा है इसके बेसिस पे नहीं है। The LHC are made up of 100 of pigments molecule bound to protein. 100 ऑफ पिगमेंट, जैसे मैंने पिछले बताया हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट्स, तो उसमें 250 से 400 मॉलिक्यूल बाउंड टू सिंगल प्रोटीन, याद रखना है। ईच फोटो सिस्टम हैज ऑल द पिगमेंट्स एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। तो जो भी फोटो सिस्टम वन है उसमें क्लोरोफिल ये डिस्टिंग्विश सिर्फ क्लोरोफिल ए ही करता है कि इसका क्लोरोफिल ए है 700 वाला, इसका क्लोरोफिल बी है 680 वाला। ये जो पिगमेंट है ये सारे फोटो सिस्टम का सेम है। यही एनसीईआरटी बोलती है कि each photosystem has all the pigments except one molecule of chlorophyll A forming a light harvesting system also called as antennae। मतलब इसके अलावा और सारे फोटोसिस्टम में ये सब सेम रहता है और इसको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं और या फिर लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम कहते हैं, और इसी को एंटीने भी कहते हैं, एंटीने भी कहते हैं। उसके बाद बोलती है कि दिस पिगमेंट्स हेल्प टू मेक फोटोसिंथेसिस मोर एफिशिएंट बाय एब्जॉर्बिंग डिफरेंट वेवलेंथ। मैंने बताया दो फंक्शन, डिफरेंट वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है और एक होता है फोटो ऑक्सीडेशन से बचाता है। द सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स फॉर्म रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। द रिएक्शन सेंटर इज डिफरेंट इन बोथ द फोटोसिस्टम। क्लोरोफिल ए दोनों में है लेकिन दोनों डिफरेंस है क्योंकि ये काम कर रहा है 700 पे, ये काम कर रहा है 680 पे। In PS1 the reaction center chlorophyll A has absorption peak at 700 nanometer, 700 पे ये काम कर रहा है, hence it is called P700, while at PS2 it has absorption maximum at 680, hence it is called P680। तो ये हमने देखा एनसीईआरटी का टॉपिक व्हाट इज लाइट रिएक्शन तक, पेज नंबर 211 तक। अपन अगले लेक्चर में मतलब फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के पार्ट 3 में, लेक्चर 3 में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से आगे पढ़ेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है एनसीईआरटी का, मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाऊंगा, मैं आपको वो कैसे याद करना है सब इसका ट्रिक भी बताऊंगा लास्ट में। आप जुड़े रहें। अगर आपको कुछ सुझाव देना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी है। ऑल ओपिनियंस आर वेलकम। कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम, आप मुझे मेल कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं प्रॉमिस करता हूं अगर आप मेरे साथ करेंगे तो आने वाले नीट एग्ज़ाम तक मैं आपको पूरी एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक ज़्यादातर लोगों का नाइटमेयर होता है, पी ब्लॉक कैसे याद करें, क्या करें, मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा। ऑर्गेनिक का अच्छा एकदम सिंपल वे में आप कैसे याद करेंगे बिना एक भी रूल याद रखे हुए, मैं आपको हर चीज़ बताऊँगा। आप बस हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू, बाय।